नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आपके लिए डेली करंट अफेयर का टॉपिक लेके आते हैं। तो पिछले 2 दिनों में आपके लिए करंट अफेयर लेके ना आ पाए, कुछ कारण थे, लेकिन कोई बात नहीं, अभी इन सारे कारणों को ख़त्म कर लिया गया है और अब कभी गैप नहीं होगा। और इसके साथ ही आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं आज का करंट अफेयर, और ये हम देखते हैं कि आज के करंट अफेयर में क्या क्या है। तो मित्रों, आज का हमारा पहला करंट अफेयर टॉपिक है आर्टिकल 31C। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 31C। इसको ज़रा देखते हैं क्या है। तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान क्या सरकार निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर पुनर्वितरण कर सकती है, मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की नेतृत्व वाली 9 न्यायाधीशों की पीठ ने कट्टरपंथी संविधान के परिणाम का सवाल पूछा और 31C का भी अस्तित्व पर सवाल खड़ा हुआ है। तो जरा इसकी पृष्ठभूमि में अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि चुनाव चल रहा है तो उसी पृष्ठभूमि में ये विरासत टैक्स का टॉपिक उठा है और तभी ये 31C आपका लाइमलाइट में आया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या है? बेंच ने कहा है कि मिनर्वा मिल्स के फैसले के बाद क्या अनुच्छेद 31C अभी भी जीवित है? इस सवाल पर संविधान में अनिश्चितता से बचने के निर्णय लिया जाना चाहिए। जैसा कि साथियों आप लोग जानते हैं कि चुनाव के दौरान सैम पित्रोदा ने अमेरिका की तर्ज पर एक विरासत टैक्स लगाने की बात की है, तो इसी के लिए ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के देखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है, प्री में भी और मेंस में भी। आर्टिकल 31C के अंतर्गत क्या था वो समझते हैं और मिनर्वा मिल्स में क्या धारणा बनी थी उसे देखते हैं। क्या हुआ कि अनुच्छेद 31C यह सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित कानून की रक्षा करता है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों को अच्छे सेवा के विपरीत किया जाता है और 39B में धन और उत्पादन के साधन सामान्य नुकसान के लिए केंद्रित नहीं होंगे। संविधान के 39 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को सूचीबद्ध है, जिसमें अधिनियम में मार्गदर्शक का सिद्धांत है लेकिन किसी भी अदालत में सीधे लागू नहीं किए जा सकते। 31C के अनुसार इन विशेष निर्देशांक सिद्धांतों 39B और 39C को समानता के अधिकार 14 या अनुच्छेद 39 के तहत अधिकारों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का अधिकार का उपयोग करके चुनौती नहीं दी जा सकती। ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड की गई हैं। आगे क्या है जरा इसे देखते हैं। 31C के अनुसार क्या बात की गई कॉन्स्टिट्यूशन में? अनुच्छेद 31C संविधान के 25वें संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा पेश किया गया था और इसके खिलाफ मौलिक केशवानंद भारती मामले में 1973 में चुनौती दी गई, जिसे 13 न्यायाधीशों ने 7-6 के संकीर्ण बहुमत से कहा था कि संविधान की एक बुनियादी संरचना है जिसे संविधान संशोधन द्वारा भी नहीं बदला जा सकता। इस फैसले के एक हिस्से में अदालत ने 31C के अंतिम भाग को यानी उस हिस्से को भी रद्द कर दिया जिसमें कहा गया कि कोई भी कानून जिसमें यह घोषणा की कि ऐसी नीति को प्रभावी बनाया जाए जिस पर किसी अदालत में सवाल नहीं उठाया जाए, इसको भी क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। 1976 में संसद ने संविधान में 42वां संशोधन किया और 31C के तहत सुरक्षा का विस्तार करके संविधान के भाग 4 में निर्धारित सभी या किसी भी सिद्धांत के खंड 4 के तहत किया और परिणाम स्वरूप हर एक निर्देशक सिद्धांत में 36 से 51 में अनुच्छेद 14 और 19 के तहत चुनौतियों को संरक्षित कर दिया गया था। संशोधन का उद्देश्यों के विवरण में कहा गया कि उन मौलिक अधिकारों पर निर्देशक सिद्धांतों को प्राथमिकता देना है जिन पर निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए
सामाजिक आर्थिक सुधारों को विफल करने के लिए भरोसा करने की अनुमति दी गई है। 1980 में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट में संशोधन के खंड 4 और 5 को भी रद्द किया और 5 न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद में निहित है, लेकिन इसका उपयोग इन सीमाओं को हटाने या खुद को संशोधन करने की असीमित या पूर्ण शक्ति प्रदान नहीं की जा सकती है। हालांकि इस फैसले की पहेली ने जन्म दिया, जिसका समाधान अब शीर्ष अदालत को करना होगा और 25वें संविधान संशोधन के एक हिस्से को रद्द करके क्या अदालत अनुच्छेद 31C के समग्र रूप से रद्द कर देगा और केशवानंद भारती के बाद स्थिति को बहाल करके अनुच्छेद 39B और C को संरक्षित रहेंगे, इस पर बात की जा रही है। ठीक है, ये काफ़ी हॉट टॉपिक है मित्रों, और ये आगामी आपके मेंस और प्री के लिए काफ़ी चर्चा में रहेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना आज का दूसरा टॉपिक, और दूसरा टॉपिक क्या कह रहा है उसे समझते हैं। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा कृषि से संबंधित है। ये मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष में यूरिया की खपत में रिकॉर्ड पहुंच गई। कितनी? 35.8 मिलियन तक पहुंच गई, जो नरेंद्र मोदी सरकार की सत्ता में आने के एक साल पहले यानी 13-14 के 30.6 टन के 16.9% अधिक है। क्या पृष्ठभूमि है इसे समझते हैं। जनवरी में सरकार ने डाई अमोनियम फास्फेट DAP, म्यूरेट ऑफ पोटास MOP और अन्य सभी ऐसे उर्वरक को उचित मूल्य निर्धारण नियंत्रण के तहत लाया है जो पोषक तत्व आधारित सब्सिडी NBS समर्थन से प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ है जरा इसे समझते हैं। क्या की पॉइंट्स हैं इसको जरा हम देखते हैं। तो 46% नाइट्रोजन N युक्त यूरिया की खपत वास्तव में 2016-17 से 17-18 के दौरान गिर गई और इसका मई 2015 में यूरिया को नीम के तेल के साथ अनिवार्य कोटिंग करना था। नीम कोटिंग का उद्देश्य क्या था? प्लाईवुड, डाई, पशुचारा और सिंथेटिक दूध निर्माताओं सहित गैर कृषि उपयोग के लिए अत्यधिक सब्सिडी वाली यूरिया का अवैध उपयोग को रोकना माना जाता था, और माना जाता था कि नीम के तेल एक हल्के नाइट्रीकरण अवरोधक के रूप में काम करता है, जिससे नाइट्रोजन की अधिक क्रमिक रिलीज की अनुमति मिलती है और बदले में नाइट्रोजन का उपयोग दक्षता में सुधार से प्रति एकड़ आवश्यक यूरिया बैग की संख्या में भी कमी आ जाएगी। ये नीम कोटिंग शुरू की गई थी 2015 में। अनिवार्य नीम कोटिंग और सरकार द्वारा 18 के बैग का आकार 50 से घटाकर 45 किलोग्राम करने के बावजूद पिछले 6 वर्षों के दौरान यूरिया की खपत केवल क्या हुई है? बढ़ी है। संतुलित उर्वरक किसानों को बहुत अधिक यूरिया, डाई अमोनियम फास्फेट यानी DAP और म्यूरेट ऑफ पोटास यानी MOP लगाने से हतोत्साहित करना, जिसमें केवल उच्च सांद्रता में प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। सरकार के सत्ता संभालने के बाद एक प्रमुख नीतिगत लक्ष्य होने की संभावना है। लोकसभा चुनाव संतुलित निषेचन का अर्थ है कि इन प्राथमिक यानी N फास्फोरस P और पोटेशियम के अत्यधिक माध्यमिक सल्फर S और कैल्शियम, मैग्नीशियम और सूक्ष्म लौह जस्ता, तांबा, मैंगनीज, बोरॉन, मोलिब्डेनम पोषक तत्वों का सही अनुपात में आपूर्ति करना। विभिन्न विकास चरणों में मिट्टी प्रकार और फसल के अपनी आवश्यकता पर जोर दिया गया है। पिछली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA सरकार द्वारा अप्रैल 2010 में स्थापित पोषक तत्व आधारित सब्सिडी NBS प्रणाली से संतुलित निषेचन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद थी। यहाँ सब्सिडी को पोषक तत्वों से जोड़ा गया था, जिसके तहत सरकार ने क्या हुआ इसके बाद NPA और S के प्रति किलोग्राम सब्सिडी तय की। किसी भी उर्वरक पर सब्सिडी उसके पोषक तत्व से जुड़ी हुई थी। अंतर्निहित विचार उत्पाद नवाचार को प्रेरित करना और किसानों को यूरिया, DAP 18% नाइट्रोजन और 46% पोटेशियम सामग्री और MOP 60% से दूर करके NPK, S के अन्य पोषक तत्वों को उर्वरकों के पक्ष में करना था, कम सांद्रता के साथ संतुलित अनुपात में। NBS ने शुरुआत में अपना उद्देश्य हासिल किया, लेकिन NBS केवल इसलिए विफल हो गया कि यूरिया को शामिल नहीं किया गया था।
एनबीएस की शुरुआत के बाद इसमें अधिकतर खुदरा मूल्य को नियंत्रित करने, संचयी रूप से केवल 16.5% की वृद्धि के साथ 4,830 रुपये से 5,628 रुपये प्रति टन यूरिया की खपत 10 वर्षों और 10 वर्षों में दोनों में बढ़ी है। पिछले कुछ वर्षों में गैर यूरिया उर्वरकों को भी मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत लाया गया। एक तात्कालिक चुनौती गैर यूरिया उर्वरकों के बीच उचित पदानुक्रम सुनिश्चित करना है। इसका मतलब है कि डीएपी मूल्य उच्चतम एमओपी का न्यूनतम मूल्य और के बीच में कॉम्प्लेक्स है। डीएपी का उपयोग मुख्य रूप से चावल और गेहूं तक ही सीमित होना चाहिए। अन्य फसलें कॉम्प्लेक्स और एनएसपी के माध्यम से अपनी पोटेशियम की आवश्यकता को पूरा कर सकती हैं, फास्फोरस की भारत उर्वरकों के मामले में काफ़ी हद तक आयात पर निर्भर है, चाहे वह तैयार उत्पादों का हो या मध्यवर्ती या कच्चे माल का। यानी भारत अपनी खाद्य पदार्थों यानी खाद्य को यानी अपनी उर्वरक को, फर्टिलाइज़र को क्या करता है, आयात करता है, चाहे वो फुल मेड हो या कच्चा रॉ मटेरियल हो, ठीक है, या अर्ध हो। उच्च वैश्विक कीमतों में देश की विदेशी मुद्रा व्यय सरकार को सब्सिडी का बोझ बढ़ा देती है, ठीक है। जियोपॉलिटिक्स में क्या हुआ है जरा उसे देखते हैं। जियोपॉलिटिक्स में पोषण अवसर क्या हुआ, उर्वरकों की कीमतों में गिरावट आई, इसका भारत पर अवसर मिला। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में नरमी, फिर भी अगली सरकार के उर्वरकों को एमआरपी में तर्कसंगत बनाने और संतुलित पौधों को पोषण बढ़ावा देने के लिए कुछ लचीलापन देती है। इसमें यूरिया को एनबीएस के तहत लाना, अन्य पोषक तत्वों पर सब्सिडी दरों में वृद्धि करके इसके एमआरपी में महत्वपूर्ण वृद्धि को प्रभावी बनाया गया है। यूरिया की बढ़ती खपत को लेकर दो चिंताएं हैं। पहला आयात है, जो पिछले वर्ष में कुल 35.7 मिलियन टन में से 7.6 मिलियन टन था। दूसरी चिंता एनयूई की है, यानी नाइट्रोजन। भारत में यूरिया की खपत के उपयोग में नाइट्रोजन बमुश्किल 35% वास्तविक फसलों की उपज को पैदा करने के लिए उपयोग में किया जाता है और शेष 65% इन पौधों के लिए उपलब्ध होती है। अधिकांश भाग में अमोनिया गैस के रूप में वायुमंडल में छोड़े जाने या नाइट्रेट में परिवर्तित होने के बाद जमीन के नीचे लीचिंग के माध्यम से क्या होती है, खो जाती है। तो इस पर एक विशेष लेख इंडियन एक्सप्रेस में हुआ प्रकाशित, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यूरिया की खपत पिछले साल की तुलना में यानी पिछले वर्ष की तुलना में भारत सरकार की यानी जो वर्तमान में मोदी सरकार है उससे क्या हो गई है, बढ़ गई है, और इसका परिणाम आप देख रहे हैं। उसमें चिंता व्यक्त की गई है। नीम कोडिंग भी किया गया लेकिन उसका कोई विशेष प्रयोजन नहीं निकला। नेक्स्ट क्या है जरा देखते हैं। डीप मूल्य निर्धारण, यानी इसमें क्या बात की गई है उसे देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में ड्रीप प्राइसिंग के बारे में चेतावनी देते हुए कहा कि उपभोक्ताओं पर छुपे हुए शुल्क को आश्चर्यचकित कर सकता है। उपभोक्ता मामले विभाग की सहायता से NCH 1915 या 88001915 पर व्हाट्सएप करके संपर्क करके कहा कि डीप प्राइसिंग में मदद की ज़रूरत है, तो इस पर कॉल करें। डीप प्राइसिंग होता क्या है? डीप प्राइसिंग मूल्य निर्धारण तकनीक है जिसका उपयोग फर्मों द्वारा किया जाता है जहां वे शुरू में किसी उत्पाद की कीमतों का केवल एक हिस्सा, जिसे हेडलाइन मूल्य कहा जाता है, का विज्ञापन करते हैं, और इसके अलावा जैसे जैसे ग्राहक खरीदारी प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है अतिरिक्त शुल्क धीरे धीरे सामने आते हैं। यह तकनीक छिपे हुए आरोपों को जन्म देती है और उपभोक्ता को आश्चर्यचकित कर सकती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप कोई भी परचेजिंग करने जाते हैं तो पहले आपको ये प्राइस दिया जाता है, फिर उसके बाद सर और ये करिए, ये फैसिलिटी मिल जाएगी, ये फैसिलिटी मिल जाएगी। जो आप ओवरऑल बिल देखते हैं तो वो आपकी जो मूल बिल था उससे काफ़ी बढ़ा हुआ नज़र आता है। इसे ही आप छिपा हुआ मूल्य या डीप प्राइसिंग कहते हैं। ठीक है मित्रों, आगे इसमें क्या कहा गया है इसे देखिए। प्रमुख बिंदु क्या हैं इसके, क्या है? प्रारंभिक कंपनियां आधार मूल्य का विज्ञापन कर सकती हैं जिसमें बुकिंग, सेवा, क्रेडिट कार्ड शुल्क जैसी अनिवार्य फीस शामिल नहीं है। वृद्धिशील, आगे क्या है? अतिरिक्त लागत जो अपरिहार्य हो सकती है खरीद पर समय खरीदार को एक एक करके बताई जाती है और टपकाई जाती है, या फिर ये कहें सामान्य उपयोग एक रणनीति आतिथ्य यात्रा उद्योग में साथ साथ ऑनलाइन भुगतान के लिए भी प्रचलित है। उपभोक्ता प्रभाव, यह तुलनात्मक खरीदारी को कठिन बना सकता है
और उन उपभोक्ताओं के लिए निराशा पैदा कर सकता है जो पूरी लागत पहले से जानने की उम्मीद करते हैं। समान शुल्क शामिल किए बिना विज्ञापन एयरलाइन टिकट ड्रिप मूल्य निर्धारण का एक रूप है। ठीक है, ये अक्सर हम लोग देखते हैं डीप प्राइसिंग, तो इसकी चिंता का विषय दिया गया है और हिंदुस्तान टाइम्स में ये प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय औसत मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO। क्या है इसमें? 15 मई 2024 को केंद्रीय औषधि मानक संगठन दवाओं के निर्माण करने वाली फार्मास्यूटिकल कंपनियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC देने के लिए जिम्मेदार एकमात्र प्राधिकरण होगा 15 मई से। ठीक है, NOC विशेष रूप से उन दवाओं पर लागू होगी जो अस्वीकृत या नई या प्रतिबिंबित हैं, लेकिन केवल निर्यात उद्देश्यों के लिए यह कदम अनुमोदन प्रक्रिया को केंद्रीकृत करता है और इस संबंध में राज्य सरकारों के पास पहले से मौजूद शक्ति को हटा दिया जाएगा। ठीक है, आगे इसमें क्या कहा गया इसे जरा देखते हैं। केंद्रीय औसत मानक नियंत्रण संगठन के बारे में जानिए। केंद्रीय संगठन भारत में फार्मास्यूटिकल्स को विनियमित करने और उनकी सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने की भूमिका निभाता है। केंद्रीय औषधि प्राधिकरण 1940 के औषधि और प्रसाधन सामग्री के तहत केंद्र सरकार को सौंपे गए कार्यों को निर्वहन करने का जिम्मेदार है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत संचालित होती है और भारत के लिए राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण के रूप में कार्य करती है। आगे क्या है, जिम्मेदार कौन कौन शामिल हैं इसमें जरा बात करते हैं। ठीक है, दवाओं की स्वीकृति भारत में उपयोग के लिए नई दवाओं को मंजूरी देता है। क्लिनिकल परीक्षण देश के भीतर आयोजित क्लिनिकल परीक्षणों की देखरेख में विनियमित करता है। दवाओं के लिए मानक निर्धारित करता है। CDSCO फार्मास्यूटिकल्स के लिए गुणवत्ता मानक निर्धारित करता है। ठीक है, आयातित दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। संगठनों के साथ समन्वय, राज्य नियामकों के साथ उपयोग करता है। विशेष लाइसेंस राज्य नियामकों के साथ CDS टीके सीरा जैसी महत्वपूर्ण दवाओं को लाइसेंस प्रदान करता है। ठीक है, आगे भारत सरकार सभी चिकित्सा उपकरणों प्रत्यारोपण और गर्भ निरोधक सहित CDSCO की जांच के अधीन करने की योजना बना रही है। ठीक है, आगे क्या कहा जा रहा है, भारत महानियंत्रक यानी DCGI क्या है, एक विभाग का प्रमुख होता है। भारत के रक्त उत्पादों 4 तरल पदार्थ टीके सीरा सहित दवाओं का प्रशिक्षण। ठीक है, DCGI भारत के भीतर दवा की बिक्री के बारे में बताता है। ठीक है, तो 15 मई से एक अलग डिपार्टमेंट बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के बारे में जरा देखते हैं क्या है ऑक्सीटोसिन में। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भीतर डेयरी कॉलोनियों मवेशियों पर ऑक्सीटोसिन के नकली उपयोग को खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने दिल्ली सरकार के औषधि नियंत्रण विभाग को साप्ताहिक निरीक्षण करने और ऑक्सीटोसिन देने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। ऑक्सीटोसिन होता क्या है जरा इसे देखें। लव हार्मोन कहा जाता है। विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं के दौरान स्तनधारियों में पिट्यूटरी ग्रंथियों द्वारा स्रावित एक महत्वपूर्ण हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस कण में निर्मित होता है और पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। यह हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर दोनों के रूप में दोहरी भूमिका निभाता है। ठीक है, आगे कार्य क्या करता है इसे जरा देखते हैं। प्रसव के दौरान अगर हम बात करें तो ऑक्सीटोसिन प्रसव के दौरान गर्भाशय को सिकुड़ने में मदद करता है और बच्चे का जन्म आसान करता है। स्तनपान के दौरान दूध का स्राव को बढ़ावा देता है। सामाजिक ऑक्सीटोसिन सामाजिक संपर्क, विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव से जुड़ा है। विवाद क्या है, डेयरी उत्पाद इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। डेयरी क्षेत्र में दूध उत्पादन बढ़ाने में दुधारू पशुओं को लगाते हैं और मानव संबंधी वही हार्मोन जब दूध के माध्यम से सेवन किया जाता है तो मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। सरकार प्रतिबंध 2018 में भारत सरकार ने इन चिंताओं के कारण दुधारू मवेशियों पर ऑक्सीटोसिन उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया और ऑक्सीटोसिन प्रशासन को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 12 के तहत पशु क्रूरता में संज्ञेय अपराध में माना जाने लगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या किया गया है इसको समाप्त करने के लिए। दूसरा तरीका ये है कि WHO ने ऑक्सीटोसिन को सुरक्षित और प्रभावी विकल्प के रूप में कार्बोटोसिन की सिफारिश करता है और ऑक्सीटोसिन के विपरीत कार्बोटोसिन का प्रशीतन की आवश्यकता नहीं होती है। उच्च तापमान पर भी प्रभावी रहता है। 30 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सापेक्षिक आर्द्रता पर संग्रहित होने पर यह कम से कम 3 वर्षों तक प्रभावकारी बरकरार रखता है। ठीक है,
अब अगला टॉपिक जो है वो हिरासत में मौतों के ऊपर है और काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ज़रा इस पे देखते हैं। हिरासत में मौतें जो हाल ही में आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कई कैदियों की हुई, जैसे मुख्तार अंसारी है, ठीक है, आपका अतीक अहमद हैं, इसके बारे में चर्चा की बात की गई है। उच्चतम न्यायालय ने हिरासत के मौतों पर आरोपित पुलिस अधिकारियों को जमानत याचिकाओं पर विचार करते हुए अधिक कठोर दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। क्या है, देखते हुए पुलिस अधिकारी एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में अधिक प्रभाव भी डाल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में मौतों को एक मामले में पुलिस कांस्टेबल को दी गई जमानत को रद्द कर दिया। हिरासत में मौत से तात्पर्य उस मौत से है जो तब होती है जब कोई व्यक्ति कानून प्रवर्तन अधिकारियों या सुधार सुविधा के में हिरासत में होता है। विभिन्न कारणों से हो सकता है, जैसे अत्यधिक बल का प्रयोग, उपेक्षा, अधिकारियों का दुर्व्यवहार। भारत विधि आयोग के अनुसार गिरफ्तार या हिरासत के लिए व्यक्ति के खिलाफ लोक सेवक द्वारा किया गया अपराध हिरासत के हिंसा के बराबर डिफाइन किया जाता है। हिरासत में संवैधानिक ढांचा क्या कहता है, जरा उस पर एक चर्चा करें, जो कि आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो भारत के संविधान के आर्टिकल 21, किसके अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अधिकार की गारंटी दी जाती है और यातना, अन्य क्रूरता, मानवीय अपमानजनक उपचार और सजा का मुक्त होने पर अधिकार शामिल है। अनुच्छेद 20 किसी आरोपी व्यक्ति को मनमानी और अत्यधिक सजा के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी हो, कंपनी, निगम जैसा कानून, व्यक्ति हो। इसमें उस दिशा में 3 प्रावधान शामिल हैं। कोई पूर्व प्रभावी कानून नहीं होगा, दोहरा खतरा 20(2) आत्म दोषारोपण नहीं किया जाएगा 20(3) के अंदर। सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य में अदालत में कहा कि राज्य किसी भी व्यक्ति की सहमति के बिना उसको नार्को विश्लेषण, पॉलीग्राफ और ब्रेन परीक्षण नहीं कर सकता। हिरासत में मौत से जुड़े कानूनी संरक्षण 1872 की धारा 24 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम घोषित करती है कि जांच एजेंसियों की धमकी के आगे झुककर आरोपी द्वारा की गई सभी स्वीकारोक्ति अदालत में स्वीकार नहीं होगी। यह धारा मुख्य रूप से आरोपी को उसकी इच्छा के विरुद्ध बल प्रयोग करके बयान देने से रूप में काम करती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 303 और 331 किसी भी व्यक्ति से अपराध स्वीकारोक्ति या जानकारी हासिल करने की स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, फिर चोट पहुंचाना अपराध मानती है। सुरक्षा उपायों को शामिल करने के लिए 2009 में अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 41 में संशोधन किया गया ताकि पूछताछ के लिए गिरफ्तारी, हिरासत और उचित आधार पर दस्तावेज प्रक्रिया हों। गिरफ्तारियों को परिवार, दोस्तों, जनता के लिए पारदर्शी बनाया जाए। कानूनी प्रतिनिधित्व के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की जाए। ठीक है, आगे क्या है, हिरासत में यातना के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय क्या मामले हैं, क्या सम्मेलन हुआ। 1948 में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में एक प्रावधान शामिल है जो लोगों को यातना या अन्य जबरन गायब होने से बचाता है। 45 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर में कैदियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का आह्वान किया गया। चार्टर में स्पष्ट रूप से कहा गया कि कैदी होने के बावजूद उसकी मौलिक स्वतंत्रता, मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध में निर्धारित होगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में एक प्रावधान है जो लोगों को यातना या अन्य जबरन गायब होने से बचाता है। 2015 में नेल्सन मंडेला नियम को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2015 में कैदियों के साथ अंतर्निहित गरिमा के साथ व्यवहार करने और यातना को अन्य दुर्व्यवहार पर रोक लगाने के लिए अपनाया गया था। अत्याचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन संयुक्त राष्ट्र दायरे में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि है जिसका उद्देश्य दुनिया भर में यातना और क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक उपचार या सजा के लिए अन्य कृत्यों को रोका जाए। हिरासत में यातना से निपटने के आगे के क्या क्या रास्ते उठाए जा सकते हैं, जरा उसे देखिए। प्रकाश सिंह ने 2006 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत हिरासत में यातना को स्पष्ट रूप से अपराध ठहराने वाला व्यापक कानून बनाकर कानूनी प्रणालियों को मजबूत किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस व्यवस्था को बेहतर सुधार के लिए जांच और कानून व्यवस्था के कार्यों को अलग करने, राज्य सुरक्षा आयोग की स्थापना करने निर्देश दिया और अन्य सदस्य होंगे। नागरिक समाज से एक राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग का गठन की बात की। हिरासत में यातना आरोपों की त्वरित और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करके मानवाधिकार और गरिमा को सम्मान पर जोर देने के लिए पुलिस प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर कानून प्रवर्तन एजेंसियों के भीतर जवाबदेही, व्यावसायिकता और
सहानुभूति की संस्कृति का बढ़ावा देकर, हिरासत में यातना मामलों की प्रभावी ढंग से निगरानी और समाधान करने के लिए निरीक्षण तंत्र स्थापित करके, हिरासत में यातना के पीड़ितों की सक्रिय रूप से वकालत करने के लिए नागरिक समाज मानवाधिकार संगठनों को सशक्त बनाकर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को कथित मानवाधिकार उल्लंघन की तारीख से 1 वर्ष के बाद भी किसी भी मामले की जांच करने की अनुमति दी जानी चाहिए। सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकार के उल्लंघन मामलों में उचित उपायों के साथ उसके अधिकार का विस्तार हो। पीड़ितों और उनके परिवारों की सहायता और कानूनी सहायता प्रदान की जाए। निवारण और न्याय पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार निकायों को संगठन का उपयोग किया जाए। ठीक है, तो ये आपके क्या थे, नागरिक समाज से संबंधित। अब आज का जो आपने टॉपिक पढ़ा है उससे संबंधित क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है ऑक्सीटोसिन के लेकर, क्या है जरा इसे ध्यान से पढ़िए और इनके आंसर देने हैं आपको। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट करिए आप लोग, ठीक है, और इसके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए मित्रों। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन को देखें। दूसरा क्वेश्चन भी देखिए, ध्यान से पढ़िए और इनका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ठीक है मित्रों, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन देखें। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, इसे ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर जरूर दीजिए। ठीक है मित्रों, अब आपसे हम लोगों ने पिछली क्लास में क्वेश्चन किए थे उसके आंसर आपको डिस्कस करते हैं। ओके मित्रों, जरा देखिए इनके क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा मित्रों। पिछली क्लास के जो क्वेश्चन थे, देशों पर विचार करना था और बताना था कौन कथन यहाँ पर सही हैं। तो यहाँ पर यदि देखिए जापान, रूस, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, चीन और फिलीपींस, तो यहाँ पर मित्रों चीन और फिलीपींस नहीं है, बाकी चारों हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे देखिए। टॉर्नेडो के संदर्भ में बवंडर जो बंगाल में हुआ था, क्योंकि उस बादल में पृथ्वी पर फैला हुआ, ये कथन बिल्कुल सही है। बवंडर के क्षेत्रों में ये भी दोनों सही हैं, यानी ये भी सी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन क्या है इसे देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन मित्रों ये दिखा गया है, न्यायालय अवमानना के संबंध में कौन से कथन सही है। अधिनियम में सिविल आपराधिक अवमानना के बीच अंतर बताया गया है। अधिनियम अवमानना न समझने जाने के लिए दोष निर्दोष बात करते हैं। उच्च न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना को दंडित करने की शक्ति है। तो यहाँ पर भी ये तीनों कथन क्या है मित्रों, सही है। ऑप्शन कौन सा होगा, सी जो है हमारा सही होगा। तो मित्रों आज जो हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किए वो हमारे क्वेश्चन हैं पिछले करंट के। तो लेकिन जो आज क्वेश्चन किए हैं उनको ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें शेयर करिए और अपने आंसर टैली करिए। मित्रों ये जो टॉपिक्स बनाते हैं हम लोग, ये आपके मेंस को देखते हुए भी बनाया जाता है। तो आप हमारे इस वीडियो को बार बार देखें और अपने मित्रों, अपने साथियों और अपने दोस्तों को इसको शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।